हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे सीरीज का 5वां पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13 अ न्यू बिगिनिंग। ये रिलीज की गई थी 1985 में, द फाइनल चैप्टर से ठीक 1 साल बाद। तो जैसा हमने फाइनल चैप्टर में देखा कि सीरीज खत्म करने के लिए स्टूडियो ने जेसन को मार दिया था। अब क्रिटिक्स ने भले ही फाइनल चैप्टर को कितनी भी गालियां दी हो, बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म सुपरहिट थी। और भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए स्टूडियो ने एक और फ्राइडे फिल्म बना डाली। बट दिक्कत ये थी कि जेसन को तो ये पिछले पार्ट में निपटा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं जेसन वापस कैसे आता है। जेसन का तो पता नहीं, लेकिन उसका कातिल टॉमी जरूर इस मूवी में वापस आने वाला है। फ्राइडे द 13 अ न्यू बिगिनिंग की IMDb रेटिंग 4.8 है। और इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात में। जंगल के बीच में हम टॉमी को देखते हैं, जो एक जगह पर जाकर रुकता है। ये वही जगह है जहां जेसन बोरहीस की बॉडी को दफनाया गया है। टॉमी कुछ लोगों को वहां आते देखता है और छुप जाता है। ये दोनों भी जेसन की कब्र ढूंढ रहे थे। वो देखना चाहते थे कि जेसन आखिर दिखता कैसा है। वो दोनों मिलकर जेसन की ग्रेव खोदने लगते हैं और फिर उसका कॉफिन भी ओपन कर देते हैं। उनको जेसन की लाश दिखती है जो सड़ रही थी, और जेसन के मुंह पर उसका आइकॉनिक हॉकी मास्क भी था और उसके हाथ में एक मशेटी भी थी। जेसन अचानक जिंदा हो जाता है और वो मशेटे एक आदमी के पेट में घुसा देता है और दूसरे के गले में एक स्क्रू ड्राइवर घुसाकर दोनों को मार देता है। अब जेसन ग्रेव से बाहर निकलता है। वो सीधा टॉमी को देखता है। इसके बाद अपनी मशेटे लेकर टॉमी के पास आता है। टॉमी डर के मारे फ्रीज हो गया था। जेसन उसे मारने के लिए मशेटे उठाता है और टॉमी की नींद खुल जाती है। जो कुछ भी हमने देखा वो टॉमी का सपना था और टॉमी अब बड़ा हो गया है, लेकिन उसे जेसन के डरावने सपने आते रहते हैं। जेसन का मर्डर करने के बाद वो दिमागी रूप से बीमार हो गया है। उसने कई सारे मेंटल हॉस्पिटल बदले हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और अब उसे मेंटल इंस्टीट्यूट से पाइनहर्स्ट हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया है। पेम उसका वेलकम करती है। पेम यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर है। वो उसे डॉक्टर मेट तक ले जाती है। हम देखते हैं टॉमी ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मेट उससे कहता है कि उसकी थेरेपी यहाँ अलग तरह से की जाएगी। यहाँ कोई गार्ड्स नहीं है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। इसके बाद उसे अपने रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ रेजी नाम का एक लड़का उसे एक नकली स्पाइडर दिखा के डरा देता है। और फिर टॉमी रेजी को अपने मॉन्स्टर मास्क से डरा देता है। तेरा बाप हूँ मादर। रेजी को क्या पता था कि इस बंदे ने जेसन को मारा है, वो भी बचपन में। टॉमी अपने कई मास्क यहाँ लेकर आया है। रेजी बताता है कि वो यहाँ सिर्फ घूमने आया है और उसके ग्रैंडफादर यहाँ कुक है। यहाँ हम और भी टीनेजर्स को देखते हैं। इनकी नेबर एथिल पुलिस को लेकर यहाँ आती है। वो एडी और टीना की कंप्लेंट करने आई थी, क्योंकि वो बार बार उसके लोन में जाकर करते थे। वो वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम विक को देखते हैं, जो बुट काट रहा था। विक भी यहाँ का एक पेशेंट है और इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जोई यहाँ आकर विक को पकाने लगता है। विक उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन जोई नहीं सुनता और विक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी कुल्हाड़ी से जोई को ही काट डालता है। फिर विक को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 पैरामेडिक्स जोई की बॉडी को ले जाते हैं। उसी रात हम 2 लोगों को देखते हैं जिनकी कार जंगल के बीच खराब हो गई थी और एक अनजान किलर इन दोनों को ही मार देता है। अब हम जानते हैं कि ये जेसन है, लेकिन जब तक हमें इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता हम इसे किलर ही बुलाएंगे। इधर टॉमी को दिन में भी जेसन दिखने लगा था। रेजी सबको ब्रेकफास्ट करने बुलाता है और टॉमी को एडी एक मास्क पहनकर डरा देता है और बदले में टॉमी एक टेबल पर उसे F5 दे देता है और मेट टॉमी को शांत करता है। उसी रात को वो किलर एक वेट्रेस और उसके बॉयफ्रेंड को भी मार देता है। शेरिफ को लगता है ये किल्स जेसन ने किए हैं, जबकि वो कई साल पहले मारा जा चुका है। इधर एडी और टीना मना करने के बाद भी जंगल में मंगल करने जाते हैं और जोफ्री नाम का शख्स, जो इन दोनों को छुपकर देख रहा था, किलर के हाथों मारा जाता है। इसके बाद जब एडी वहाँ नहीं था, किलर टीना को भी सीजर से मार देता है। जब एडी वापस आता है तो उसके सर को एक बेल्ट से कस देता है और एडी की भी मौत हो जाती है। इधर रेजी अपने ब्रदर डीमन से मिलने जा रहा था। पेम उसको लेकर जा रही थी। वो टॉमी को भी अपने साथ चलने को बोलती है। पेम और रेजी डीमन से मिलते हैं और टॉमी बाहर ही था। बाहर टॉमी को इथल का सन मिलता है और टॉमी उसे भी कूट देता है।
और सुपरमैन पंच भी मारता है। पेम आकर टॉमी को रोकती है और वो जंगल में भाग जाता है। पेम और रेजी वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डीमन और उसकी गर्लफ्रेंड को वो किलर मार देता है। इसके बाद वो ईथल के सन का हेड भी उड़ा देता है और फिर ईथल को भी मार देता है। इधर पेम वापस हाउस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एडी, टीना, मेट और रेजी के ग्रैंडफादर चारों ही गायब हैं। पेम उनको ढूंढने निकल जाती है। इधर हाउस में किलर आ चुका था। वो सबसे पहले जेक के मुंह पर मशेटे मार देता है, फिर वायलट को बेड के नीचे से स्टेप कर देता है और आखिर में रॉबिन का गला दबा देता है। अब इस हाउस में बस रेजी ही जिंदा बचा था। पेम की कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए वो वापस आ जाती है और रेजी और पेम को उन तीनों की लाश मिलती है। डेड बॉडीज देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं और दया दरवाजा तोड़ मतलब जेसन दरवाजा तोड़ अंदर आता है। दोनों उससे बचकर जंगल में भागने लगते हैं। उन्हें रोड पर एक एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। वो उसके पास जाते हैं लेकिन उसमें भी एक मेडिक की लाश पड़ी थी और जेसन इनके सामने प्रकट होता है। जेसन को देख रेजी की फटके 4 हो जाती है और वो पेम को छोड़ जंगल में भाग जाता है। पेम भी वहां से भागती है और वापस हाउस में आ जाती है। जेसन रेजी के ग्रैंडफादर की बॉडी को अंदर फेंकता है जैसे फाइनल चैप्टर में रोब को फेंका था और पेम वहां से भी भागती है लेकिन वो कीचड़ में गिर जाती है और जेसन उसे मारने अपनी मशेटी उठाता है। लेकिन तभी दया दरवाजा मतलब रेजी दरवाजा तोड़ एक बुलडोजर से जेसन को टक्कर मार देता है। इसके बाद दोनों जेसन की बॉडी को घूरने लगते हैं और हम जानते हैं जेसन इतनी जल्दी नहीं मरेगा। दोनों उससे भागकर एक फार्म हाउस में चले जाते हैं जहां पेम एक चेनसो से जेसन पर अटैक कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में चेनसो की बैटरी खत्म हो जाती है और पेम उसे फेंककर ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहां टॉमी भी आता है। जेसन टॉमी की तरफ बढ़ता है। टॉमी को लग रहा था ये भी उसके सपने वाला जेसन है और जेसन उसके सीने को काट देता है, पर टॉमी उसके पैर में चाकू मार ऊपर चढ़ जाता है। जेसन भी ऊपर चढ़ता है और पेम को मारने के लिए 50 भी बार अपनी मशेटी उठाता है, लेकिन रेजी जेसन पर मून सॉल्ट मार देता है और जेसन वहां से लटक जाता है और टॉमी उसका हाथ काट देता है, जिससे जेसन कुछ स्पाइक्स पर जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। हमें इसका फेस रिवील भी होता है और ये जेसन नहीं है, ये वही मेडिक है रॉय जो जोई की बॉडी लेने आया था। शेरिफ से हमें पता चलता है कि रॉय जोई का फादर था, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जब जोई मारा गया तो रॉय जेसन के नाम पर मर्डर्स करने लगा। इसके बाद पेम टॉमी से मिलने जाती है जो एक मशेटे से उसे मार देता है, लेकिन ये एक सपना था जो हर फ्राइडे मूवी के एंड में होता ही है। टॉमी को एक बार फिर जेसन का हेलुसिनेशन होता है, लेकिन इस बार वो अपने डर का सामना करता है और जेसन का हेलुसिनेशन गायब हो जाता है। इसके बाद टॉमी रॉय का जेसन वाला मास्क पहन लेता है और जब पेम अंदर आती है तो वो उस पर नाइफ से अटैक कर देता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो ये जो लास्ट वाला सीन है जिसमें टॉमी जेसन बन जाता है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी उसका एक सपना ही था। स्टूडियो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अगले पार्ट में टॉमी को किलर बनाना चाहते थे। अब बात करें इस मूवी की तो इस पार्ट को क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस ने भी काफी गालियां दी। उसका रीजन था नकली जेसन। वो सोच कर आए थे उन्हें ओरिजिनल जेसन देखने मिलेगा, लेकिन ये एक इम्पोस्टर था और वो ट्विस्ट भी इतना खास नहीं था। इस पार्ट को पूरी फ्राइडे सीरीज का सबसे बुरा पार्ट माना जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तो इस पार्ट को काफी एंजॉय किया, खासकर इसका थर्ड एक्ट, और आप भी इसे एक बार देख ही सकते हैं। इस फिल्म की एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें साइड कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम देकर टाइम वेस्ट नहीं किया गया पिछली मूवीज की तरह। जब भी हम किसी नए कैरेक्टर को देखते हैं तो या तो उसे कोई मार देता है या हमारा टॉमी उसे पीट देता है, इसीलिए मुझे इस फिल्म ने उतना बोर नहीं किया। तो क्रिटिक्स की बुराई के बाद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे पैसे कमाए थे। शायद उस टाइम लोगों को स्लेशर फिल्मों में सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती थी, बहुत सारे किल्स और बहुत सारा, और ये दोनों ही चीजें इस फिल्म में भर भर के हैं। लेकिन किल्स का नंबर भले ही ज्यादा हो, ज्यादातर किल्स ऑफ स्क्रीन ही कर दिए गए और रेटिंग के चक्कर में ज्यादा ब्लड भी नहीं दिखाया गया। अब क्योंकि इस मूवी ने भी अच्छे पैसे कमाए थे तो इसका अगला पार्ट भी स्टूडियो ने 1 साल में ही बना डाला और उस पार्ट में अपनी गलती भी सुधार ली, ओरिजिनल जेसन को वापस लाकर। जी हाँ, हमें नेक्स्ट पार्ट फ्राइडे द 13th जेसन लिव्स में दी ओरिजिनल जेसन ही देखने को मिलेगा। फ्राइडे मूवीज जब प्रोडक्शन में होती है तब इनका टाइटल अलग होता है। इस फिल्म का फेक टाइटल रेपुटेशन था और एक्टर्स को सीधा शूटिंग वाले दिन ही पता चला कि ये एक फ्राइडे द 13th फिल्म है। यहाँ तक कि मेन लीड टॉमी के एक्टर जॉन को भी नहीं पता था कि उन्हें फ्राइडे द 13th फिल्म के लिए साइन किया गया है। इस फिल्म के हॉकी मास्क पर ब्लू मार्किंग्स थी
जबकि ओरिजिनल जेसन के मास्क पर रेड मार्किंग्स होती है। ये हिंट था कि इस मास्क के पीछे ओरिजिनल जेसन नहीं है और टॉमी के सपनों में भी हम रेड मास्क वाले ओरिजिनल जेसन को ही देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। टॉमी का कैरेक्टर हमें अगले पार्ट में भी देखने को मिलेगा, तो अगले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें ओरिजिनल जेसन भी वापस आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हम इस वीडियो पर 100 लाइक्स का एम रख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट के साथ।